दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है बेटी का संघर्ष। अधूरी हो या पूरी, सबकी अपनी एक कहानी होती है, अपना एक वजूद, अपनी एक शख्सियत। अंधेरे कमरे के एक कोने में जलती उस छोटी मोमबत्ती की लौ की भी अपनी एक हस्ती है। मनुष्य को हर पग पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे लड़कर या तो वह स्वयं को सिद्ध करे या उनके दबाव में अपने स्वयं का मौन हनन होता देखे। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यह एक चिर लड़ाई है, किसी के होने और किसी के ना होने की। उस असीमित आकाश में भी रात की कालिमा में ना जाने कितने ही छोटे छोटे असहाय सितारे अपने हिस्से का गगन तलाश कर रहे थे और साथ ही अपने अपने स्तर पर उस घने कोहरे से लोहा लेते हुए अपने हक की गुहार लगा रहे थे। पर इनमें तो विजयी सिर्फ वही था जो अपनी मध्यम चांदनी से इस जग को अपने होने का एहसास करा रहा था। बचपन की खनक से गूंजता वह कमरा आज शांत पड़ा था। रंग बिरंगे सपने और सपनों को दर्शाती तस्वीरें उसके और उसकी माँ की मुस्कान के रूप में दीवारों पर सजी हुई थी, पर उसकी वे भूरी आंखें उन तस्वीरों की जगह ज़मीन पर बिखरे कागज़ को एकटक घूरे जा रही थी। उन आँखों में ना कोई भाव था और ना ही कोई विचार। शून्य सी उन नज़रों में सिर्फ कुछ था तो एक सवाल, क्यों? आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या तकलीफ़ दी थी मेरे अस्तित्व ने कि उन्हें मेरा होना तक गवारा नहीं था। मन ही मन ये और ऐसे न जाने कितने ही प्रश्न पिछले 2 घंटे से उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। उसकी नज़र दीवार पर लटकी घड़ी पर गई। 12:30 बज रहे थे। माँ को सोने के लिए अपने कमरे में गए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और इन 2 घंटों में एक बार भी उसकी पलकें नहीं झपकी थी। दिव्यांशी, तू ठीक है ना? माँ ने उससे अपने कमरे में जाने के पहले एक आखिरी बार पूछा था। हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, उसने एक मुस्कान के साथ अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। उसकी उस पकड़ में एक भरोसा था और एक विश्वास भी। अगर तुम्हारा फैसला बदले तो मुझसे निसंकोच कह देना, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। इसका विश्वास मैं तुझे दिलाती हूँ। माँ, मैंने आपसे जो भी कहा वह बहुत सोच समझकर कहा। मैं उन पन्नों को फिर पलटकर पढ़ना नहीं चाहती जिन्हें कभी मेरे जीवन की पुस्तक में लिखा ही नहीं गया, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ तो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, पर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे उसकी माँ की बात याद आ रही थी। आज का दिन उनके लिए कितना सुखद और महत्वपूर्ण था। वर्षों की तपस्या के बाद आज उसकी माँ की झोली में एक नई खुशी जन्मी थी। प्रशासनिक सेवा में उसे नौकरी मिल गई और उसके साथ ही उसकी माँ को उनकी तपस्या का फल भी मिल गया था। आज इसी खुशी में माँ ने पूरे कस्बे में मिठाई बांटी थी और आस पड़ोस वालों को दावत पर भी बुलाया था। माँ की आंखों में उसे दावत की खुशी के अलावा कुछ और भी दिख रहा था, जो शायद उसकी माँ के लिए काफ़ी महत्व रखता था। पर वह क्या था, यह दिव्यांशी समझ ना सकी थी। खैर, इस पहेली ने उसकी कोई परीक्षा नहीं ली थी। दावत ख़त्म होने के बाद जब माँ उसके कमरे में तेल की बोतल लेकर उसके बालों की मालिश करने आई तो एकाएक उनकी आँखों का सारा भेद उनके शब्दों में जाहिर हो गया। दिव्यांशी, तू जानती है मैंने तेरा नाम यही क्यों रखा? उन्होंने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ माँ, क्योंकि
मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि तू मेरी बेटी है, परंतु इसलिए भी कि तू मेरा अंश है, दिव्या का अंश, एकमात्र अंश, और मेरी सबसे प्रिय मेरी दिव्यांशी। माँ ने ऐसा कहा तो उसने भी प्यार से अपनी माँ की गोद में सिर रख लिया। माँ का स्नेह होता ही कुछ ऐसा है कि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके लिए माँ की गोद ही उसका घर होती है, उसकी दुनिया होती है। तू हमेशा से मेरी गुड़िया रही है। तूने कभी मुझसे अपने अस्तित्व या अतीत के बारे में ना कुछ पूछा और ना जानना चाहा। ऐसा शायद इसलिए कि तू समझती थी कि उस बात से मुझे दुख या तकलीफ़ होगी। मैंने भी तुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया था अब तक, क्योंकि तब तू छोटी थी, परंतु आज तू बड़ी हो गई है, अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखने जा रही है, जहाँ तू अब अपने वजूद की कहानी खुद लिखेगी। इसलिए मैं तुझे आज ये बताने जा रही हूँ जिससे आज तक सब अनजान है, और तू भी। ऐसी क्या बात है माँ? उसने गंभीर होकर पूछा, क्योंकि आज तक उसने माँ के चेहरे पर कई भाव देखे थे, किंतु आज जैसा भाव कभी नहीं पड़ा था। बात तेरी भी है और मेरी भी। बात हमारे अतीत की है, मेरी ग्लानि की और जन्म के बाद तेरी पहली मुस्कान की। माँ ने कहना शुरू किया, मेरी शादी आज से 27 साल पहले दिल्ली के एक धनाढ़े परिवार में तुम्हारे पिता करम से हुई थी। आरंभ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन मैं गर्भवती हो गई। वह हमारा पहला बच्चा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने जब करम को यह बात बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ। कुछ दिन तो सब ठीक चला। फिर मेरी सास ने एक प्रश्न सबके सामने खड़ा कर दिया, बेटी हुई तो? इतना कहकर माँ चुप हो गई। दिव्यांशी को भी उसकी माँ की यह चुप्पी खटकी तो सही, पर उसने बीच में कुछ भी कहना ठीक ना समझा, इसलिए वो चुप रही। उसे डर था कि उसके शब्द कहीं इस मौन को अर्थहीन ना कर दे। फिर उन्होंने मेरे गर्भ का परीक्षण करवाने की ठानी। दिव्या ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, गर्भ निरीक्षण? पर यह तो गैरकानूनी है ना माँ? उसने चौंकते हुए पूछा। अहम और धन के लिए कुछ भी गैरकानूनी नहीं होता दिव्यांशी। यह तो संसार में धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। उसकी माँ ने उससे एक सपाट स्वर में जीवन की सच्चाई बताते हुए कहा। गर्भ निरीक्षण के बाद हमें पता चला कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु वास्तव में एक कन्या है। कहते हुए उसकी माँ न जाने यादों के किस भंवर में गोते खाने लगी। नन्ही सी जान थी वह, अपने माता पिता पर आश्रित। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसने आंख मूंद कर अपने माँ पापा पर छोड़ दी थी। पर उसे क्या पता था कि उसके रक्षक ही उसके भक्षक बनने वाले थे। मेरे गर्भ में कन्या के विषय में सुनकर मेरी सास, ससुर और करम तीनों बहुत ज़्यादा निराश हुए थे। पहले तो कई दिनों तक घर में मातम छाया रहा। मेरी जो देखभाल होनी थी वह हुई ही नहीं। और फिर एक दिन करण की माँ ने मेरा एबॉर्शन कराने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में मेरी सहमति की मांग किसी ने नहीं की। बस एक फरमान सुना दिया कि मुझे यह गर्भ गिराना ही होगा। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके इस विषय में बताया तो उन्होंने भी 4 बेटियों की माँ होने की विवशता बताते हुए मुझे मेरी ससुराल वालों के अधीन छोड़ दिया। फिर अपनी माँ के उस मौन का अर्थ वह खूब समझ रही थी। तुमने पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली माँ? सरकार ने इस विषय में कई कानून बनाए हैं। जहाँ कानून है वहाँ कानून तोड़ने वाले भी तो हैं बेटा।
और फिर उन्होंने मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं कहीं मदद की गुहार लगा सकूं। मेरी माँ ने मेरी सास को सब बातें जो बता दी थी, उन्हें मालूम था कि मैं इसके विरोध में हूँ और अक्सर एक कमज़ोर स्वर को कई बुलंद आवाज़ें आखिर दबा देती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था और मेरी कोई नहीं चली उनके आगे। दिव्यांशी, उनकी आवाज़ में एक बेबसी थी, एक लाचारी भी। देखते ही देखते मैं अपनी पहली बेटी की हत्यारी बन गई और सिर्फ एक ही नहीं, उसके अलावा मेरी 3 बेटियां समाज के इस भयावह दानव की लालसा का ग्रास बन गई और मैं हर बार केवल दुख और मन महसूस कर रह गई। इतने सारे एबॉर्शन के कारण मेरा शरीर भी क्षीण हो रहा था। करण और उसके परिवार की पुत्र कामना मुझसे मेरे तन और मन की बलि ले रही थी। उसकी माँ की आवाज़ में एक हारी हुई माँ की बेबसी साफ झलक रही थी। माँ, अपनी माँ का दुख देखकर दिव्यांशी के मुंह से निकला, पर वह बाद में चुप ही रही। उसके बालों को सहलाते हुए दिव्या ने कहा, शायद तुम्हारी बड़ी बहनें मेरे इस दर्द को समझ गई थी, तभी तो तुम्हारे जन्म के पहले उन्होंने चेतना को हमारी शक्ति के रूप में भेज दिया। चेतना आंटी? उसने पूछा। इतने वर्षों में माँ की कोई सगी संबंधी के रूप में उसने सिर्फ एक ही नाम को जाना पहचाना था और वह थी उनकी चेतना आंटी और उनका परिवार। हाँ, चेतना से मेरी मुलाकात विधि का विधान ही समझो। अपनी चौथी संतान खोने के बाद मैं अस्पताल में बेसुध बैठी थी और मेरे ही बगल में चेतना भी बैठी थी। करण किसी कारण से मुझे अकेला छोड़कर बाहर गए थे। मेरे मुख की मलिनता और शरीर की शिथिलता को देखकर उसे मेरी मनोस्थिति का अंदाज़ा हो गया था। बातों ही बातों में उसने मेरे हृदय की व्यवस्था जान ली थी। उस वक्त तो करण के आ जाने के डर से हमने आपस में ज़्यादा बातें नहीं की, किंतु हमने फ़ोन नंबर अवश्य बदल लिए थे। बस फिर क्या था, जब भी मौका मिलता मैं और चेतना एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते। फिर तू मेरी कोख में आ गई। मुझे पता था कि एक बार फिर वही खेल रचा जाने वाला है। ऐसे में चेतना ने मुझसे साहस और धीरज बांधा। मैं अब एक 5वीं कन्या की अपराधी नहीं बनना चाहती थी और इस बार संबल के रूप में चेतना मेरे साथ थी। फिर मुझे उसी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसने पिछली 4 बार मेरा गर्भपात करवाया था। स्कैन हुआ और मुझे तेरे अस्तित्व का पता चला। उस दिन करण को मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर जाना पड़ा था किसी काम से। चूँकि डॉक्टर ने पिछली 4 बार मेरा इलाज किया था तो करण को उन पर भी भरोसा था। करण के जाने के बाद मैंने उस डॉक्टर से एक ऐसा सवाल किया था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। कैसा सवाल माँ? उसके डेस्क पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर होती थी। मैंने उससे उस फोटो को दिखाते हुए पूछा, अगर कल को कोई बलपूर्वक आपसे आपकी बेटी को मारने को कहे तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गए थे और बुरी तरह चौंके। फिर उनकी नज़र मेरी कोख और तुम पर गई। हर बार मेरे गर्भपात की पीड़ा उनके मन में तीर की भांति चुभी और उन्होंने तुम्हें बचाने में मेरी मदद करने की ठानी। उन्होंने एक गलत रिपोर्ट बना दी कि अब की बार मेरे गर्भ में एक बालक पल रहा है। मेरी सास ने यह खबर सुनकर पूरे मोहल्ले में घी के दीप जलाए थे। पर माँ, झूठी रिपोर्ट? दिव्यांशी अचरज में थी। किसी अजन्मे से जीने का हक छीनने से तो
झूठी रिपोर्ट बनाना ज़्यादा सही है ना? उसकी माँ की आवाज़ में एक तजुर्बा परिलक्षित हो रहा था। उन्होंने मेरे ससुराल वालों को कह दिया था कि इस वक्त मेरी हालत बहुत नाजुक है और मेरे शरीर को पूर्ण विश्राम और अच्छे भोजन की अति आवश्यकता है, तभी शिशु स्वस्थ और बलवान होगा। उनकी यह बात सुनकर सारा घर मेरी देखभाल में व्यस्त हो गया। वे 8 महीने मैंने शादी के बाद पहली बार आराम से गुजारे थे। देखते ही देखते मुझे 9वां महीना भी लग गया। उस बार चेकअप करवाने मैं करण के साथ गई थी। मैंने अचानक उससे ज़िद की, मुझे चाट खानी है। अपने बच्चे के मुंह में करण मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर चाट लाने चला गया। उस दिन डॉक्टर साहब ने मुझे मेरी असली रिपोर्ट दी और उनके एक साथी डॉक्टर का पता भी दिया। मैंने सब कुछ वहाँ आई चेतना के हवाले कर दिया। चेतना आंटी? हाँ, मैं चेतना से नाना बहानों से अकेले बाहर मिलती और चुपचाप से अपने कपड़े, कभी अपने गहने और कभी कुछ पैसे उसे दे देती। उस दिन अस्पताल में भी मैंने चेतना को आखिरी सामान के रूप में सारी रिपोर्ट और कपड़े दे दिए थे। 2 दिन बाद जब करण अपने काम से शहर से बाहर जाने वाला था, तब उसी शाम को उसके जाने के बाद मैं वॉक के बहाने घर से बाहर निकली। बाहर थोड़ी दूर पर चेतना मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरा टिकट और बाकी सारा इंतज़ाम करवा दिया था। उस शाम मैं उस नरक को छोड़कर तेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने यहाँ मणिपुर आ गई। मैं जानती थी वे इतनी दूर खोजने नहीं आएंगे और मैं यहाँ चैन से तुझे वह परवरिश और ज़िंदगी दे पाऊँगी जो मेरी 4 बेटियों से छीन ली गई थी। यहाँ आकर मैंने अपनी हस्तकला और ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लिया। तेरे साथ जीवन के कई वर्ष हंसी खुशी निकल गए। मैंने तुझे हर वो खुशी दी जो मैं दे सकती थी, सिवाय तेरे परिवार के। प्रियु, इस चिट्ठी में मैंने तेरे पिता के उस घर का पता लिखा है जिसे मैं छोड़ आई थी। आज तू बड़ी हो गई है, इसलिए अब यह तेरा फैसला है। तू चाहे तो जाकर उनसे मिल, अपने होने का उन्हें भान करा, अपना वह परिवार भी पाले। उसकी माँ ने एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। दिव्यांशी काफ़ी देर तक अपनी माँ के हाथ में उस सफ़ेद चिट्ठी को देखती रही जिसमें उसके अतीत के काले अक्षरों का नाम लिखा था, उसके पापा का। फिर उसने उसकी माँ के हाथ से वह कागज़ लिया और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। यह क्या दिव्यांशी? उसकी माँ ने चौंकते हुए उससे पूछा। जिन्होंने कभी मेरा अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया था, भला उनका मैं क्या करूँगी माँ? उन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। मैं तो वैसे भी उनके लिए हूँ ही नहीं, फिर उन्हें मेरे अस्तित्व का ज्ञान क्यों कराना? जैसे हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में जगह नहीं थी, उसी तरह हमारे जीवन में भी उनके लिए कोई जगह नहीं है। उसके इस निर्णय को सुनने के बाद उसकी माँ अपने कमरे में चुपचाप चली गई थी। उसका निर्णय अब भी वही था जो पहले था, पर एक सवाल उसके मन मस्तिष्क में अब भी कौंध रहा था। आखिर ऐसा कैसा विश्वास कि वह किसी के अस्तित्व पर बोझ बन जाए? संतान तो संतान होती है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। क्या बिगाड़ा था उसकी 4 बहनों ने, उसके परिवार वालों का, जो उन्हें इस तरह अचानक मौत दे दी गई? क्या यह अंधविश्वास और पुत्र लालसा किसी के जीवन से बढ़कर है? खैर, जो भी हो, अब यह तय था कि उसके जीवन में इन कागज़ के टुकड़ों की और उन
टूटे रिश्तों की कभी कोई जगह न थी और ना ही होगी। उसके अस्तित्व और उसके स्व में रिश्तों की कालिक वह कभी भी लगने नहीं देगी। वह चांद है, धुंध चाहे कितना भी पर्यटन कर ले वह चमकेगी और अपने हिस्से का आकाश अपने नाम ज़रूर ज़रूर लिखेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।